डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बीए पार्ट सेकंड के पार्ट सेकंड उसमें भारतीय राज व्यवस्था जो पेपर है उसमें अपन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे थे और अपन उसमें आगे की बातों पे अध्ययन करते हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अनूपगढ़। एग्जीक्यूटिव कैसे कार्य करती है इसमें अपन बात कर रहे थे कल कि एग्जीक्यूटिव का निर्माण कैसे होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, चाहे संघ की हो या केंद्र की हो। संघ या केंद्र एक ही बात है, या राज्य की हो। अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी गई हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी हो तो मेरे से वो कांटेक्ट कर सकता है। अब इसमें अगर बात करें तो अपन जो खास बात है वो यह है कि भारत के राष्ट्रपति का मैंने आपको कल इलेक्शन बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्टेड कैसे होता है, वो कैसे चुनाव होता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है और प्रत्येक व्यक्ति का उसके चुनाव में हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार की हमने मतदान पद्धति है जो अपनाई है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसे अपन बोलते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, उसको हमने अपनाया है। और ये हमने माना है कि 50% प्लस वन कोटा जिस व्यक्ति को मिलेगा वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्धारित होगा। अब इसमें हमने जो खास बात है वो ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित जो तथ्य मैंने आपको बताया ये है कि राष्ट्रपति की पदावधि वो अनुच्छेद 56 में बताई गई है। इसमें जो खास बात ये है, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, ये संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है और अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक किया गया है। राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। अब इसमें जो बात है खास कि पद धारण करने की तिथि से वो 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति रहता है, केवल 5 वर्ष। अपने यहाँ राष्ट्रपति को पुनः भी चुना जा सकता है। अमेरिका में केवल 2 बार ही चुना जा सकता है क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्ष है, भारत में 5 वर्ष है और वहाँ 10 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, इसलिए 2 बार से ज़्यादा किसी भी राष्ट्रपति को चुनने का मौका नहीं दिया जाता। 4 8 वर्ष से ज़्यादा। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति 5, 10, 15, 20 कितने ही वर्ष रह सकता है। दूसरी बात है, राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कभी भी, चाहे वो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है तो वो कभी भी उनको ऐसा लगे कि मैं राष्ट्रपति पद छोड़ना चाहता हूँ तो वो छोड़ सकता है। और वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। यह सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। ये भी हमको ध्यान रखना। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। कि अपने यहाँ राष्ट्रपति को अगर हटाने की कोई बात आ जाए तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, इसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। उसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की पद्धति से नहीं हटाया गया है। चौथा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ने ग्रहण कर ले। 5 वर्ष के उपरांत के बाद भी ऐसा होता है, ठीक है। जब तक कोई दूसरा उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं विराज जाता है एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से या प्रक्रिया के द्वारा, तब तक वो राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ सकता। वो उस पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ही जारी करता है। ये चीज़ें हम लोगों को जान लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात होती है, वो अनुच्छेद 57 है। भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये बात कि भारत का राष्ट्रपति पुनः भी चुना जा सकता है। अब हम बात करें राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं, शपथ एवं शर्तें क्या क्या हैं उसकी। ये हमने अनुच्छेद 58 में बात की इसकी। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, वो 35 वर्ष का हो चुका हो। हमारे यहाँ लोकसभा का सदस्य और प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष की आयु बहुत है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए कि
उम्र अलग अलग रखी गई है सब जगह, योग्यताएं अलग अलग है। तो राष्ट्रपति के लिए क्या रखिए 35 ईयर्स ओल्ड, इससे कम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। राष्ट्रपति बनाने के लिए उसे 35 वर्ष का होना बहुत आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, मतलब पागल दिवालिया कोडी ने हो, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर केस मुकदमा नहीं चल रहा हो, लोगों की नज़र में सज्जन हो, ऐसे व्यक्ति नागरिक हो, ऐसे को अपन राष्ट्रपति बना सकते हैं। संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं हो। कोई व्यक्ति ऐसा राष्ट्रपति नहीं बन सकता जो बाई चांस किसी सरकारी पद पर हो, किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत हो, क्योंकि दो लाभ के पद एक साथ नहीं मिल सकते। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो किसी भी लाभ के पद पर ऑलरेडी कार्यरत नहीं हो। अगर वो व्यक्ति लाभ के पद पर कार्यरत होगा तो उसे राष्ट्रपति नहीं बना सकते। ये एक क्या है कि इस प्रकार की कंडीशन है, अपन इस कंडीशन को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि यह कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी है और हम इस कंडीशन को नहीं छोड़ सकते। अगली जो बात है वो है इसमें खास कि एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। मतलब राज्यपाल को लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। ये हम जान लें बहुत अच्छी तरह से सब लोग, कि सभी विद्यार्थी जान लें कि लाभ के पद पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल मंत्री ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता है। समझ में आ गई। अगले, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक, पहले कम होते थे प्रस्तावक और कई लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेते थे, उससे बड़ी अव्यवस्था सी पैदा होने लग गई थी। तो एक नियम ये ले आए कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए अथवा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। पहले 2-2 प्रस्तावक और अनुमोदक होते थे, कोई भी राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए तैयार हो जाता था, छोटी छोटी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े कर देती थी। लेकिन अब तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों तो ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग ले सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। वो चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि इसकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने से तात्पर्य है जो उसने पैसे जमा कराए इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, कि यह मेरी गारंटी देते हैं ये पैसे, अगर मैं इससे जो एक निश्चित वोट है उनसे कम वोट लाता हूँ तो मेरे पैसे जब्त कर लिए जाएं। तो ये एक राष्ट्रपति के दौरान चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें हैं जो हमको जाननी है। हमारे देश का प्रथम नागरिक है, सबसे बड़ा ये पद है गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, कि उस पद के लिए क्या क्या शर्तें हमने रखी हैं, ये सब चीज़ें हमको जान लेनी चाहिए। अब अनुच्छेद 59 क्या कहता है राष्ट्रपति के लिए? यदि वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन को सदस्यता छोड़नी पड़ती है। वो एक ही पद पर रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को ये चीज़ है। दूसरी, वह कोई अन्य लाभ का काम नहीं कर सकता, पद धारण नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकाधिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। वो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, आपको मैं बता दूं, और बहुत बड़ा है वो राष्ट्रपति भवन। उसमें राष्ट्रपति रहता है, बहुत बड़ी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। वो बात की बातें हैं, अपन करेंगे उसमें। लेकिन राष्ट्रपति भवन में रहेगा बिना किसी टैक्स के, बिना किसी किराए के, ठीक है ना। और सारी फैसिलिटी उसको राष्ट्रपति होने के बाद सरकार के द्वारा जो भी निश्चित की गई हैं वो मिलती हैं, ठीक है। अगली, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास मिलेगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसको उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जब वो पद धारण कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि भत्ते काट दिए जाएं, उसकी उपलब्धियां वो काट दी जाएं, उसके कोई अन्य सुविधाएं दे रही हैं वो काट दी जाए, काटती नहीं जाती बल्कि उनमें इजाफा ही किया जाता है। शपथ, देखिए राष्ट्रपति की शपथ का भी बहुत तगड़ा चक्कर है, वो भी हम जान लें कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि वह मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उसको इस कार्य के लिए संपन्न किया जाता है। मैंने बताया आपको कि ये सवाल बहुत मामूली से नजर आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। मान लो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा?
वरिष्ठतम न्यायाधीश, बच्चे भर देते हैं वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ऐसा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। ऐसे राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश। इस तरह से हमें ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम जान लें, जिसके माध्यम से हमें तय कर सकें कि उसके लिए क्या होगा। अब यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे उसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है। दूसरे व्यक्ति को बनाया जाता है राष्ट्रपति पद पर तो भी वो इसी प्रकार से शपथ लेगा। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा, मतलब तैयार रहूंगा। ये कुछ शर्तें हैं जिनको राष्ट्रपति के दौरान करनी पड़ती हैं राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगने लग जाए देश के लोगों को या संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति गलत कार्य कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को ऐसा सकती है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। चलो भाई साइड में हो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में संविधान ने जो शक्ति सब लोगों को दे रखी है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान में जनता उससे भी ऊपर है। तो जनता की भावनाओं का ध्यान संसद हो, राज्य विधानसभाएं हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति जनता की भावनाओं का ध्यान रखे बिना किसी भी लोकतांत्रिक या अन्य पद पर नहीं रह सकता है। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है और वह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। 14 दिन पहले, मतलब सदन की सदस्य संख्या 300 है तो 75 लोग उस नोटिस पर पहले से साइन करें। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच हो सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। ये बहुत सारी शर्तें हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने पर क्या है, कैसे कैसे रिक्त हो सकता है राष्ट्रपति का पद? इसमें जो है 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति रह सकता है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र खुद दे सकता है। राष्ट्रपति अगर बाई चांस कोई ऐसी घटना घट जाए देश में कि राष्ट्रपति एक्सपायर हो जाए, खुद ही एक्सपायर हो जाए किसी भी स्थिति में, तो पद रिक्त माना जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए तो रिक्त माना जाएगा पद के ग्रहण करने के अर्थ नहीं होने पर भी पद रिक्त माना जाएगा और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जो हमने ये जानी है। कल मैं आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊंगा, और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्स में बहुत आती हैं चीज़ें। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी दृष्टि से भारतीय राज्य व्यवस्था जो पेपर है उसकी कुछ किताबें हैं। जैसे भारत का संविधान है, DD बसु, दुर्गादास बसु लिखे, वो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई विद्यार्थी पर पॉलिटिकल साइंस है नहीं है फिर भी उसको इस किताब का अध्ययन करना चाहिए। सुभाष कश्यप जी ने भी लिखी है भारत का संविधान, और प्यार एक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमें देखना चाहिए। और बहुत सारी किताबें आती हैं भारत का संविधान, चाहे पुखराज जैन जी की हो, चाहे किसी अन्य राइटर की हो, वो हम देखें। और मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सभी विद्यार्थी किताब जरूर ले लें, जिसके माध्यम से हम ये जो आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोगों की समझ में आ सके। धन्यवाद।